शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी फ़रीहा शेयर कर रही हैं अहमदनगर से। फ़रीहा कहती हैं कि आज आपके साथ मैं एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे दादाजी ने मुझे सुनाई है। ये आज से तकरीबन 4 साल पहले की बात है। मेरे दादाजी को आदत थी वो बाजुमात नमाज़ पढ़ते थे मस्जिद में जाकर। हम लोगों के घर से मस्जिद जो है वो 2 स्ट्रीट छोड़कर है, तो रास्ते में एक छोटा सा चौक भी आता है। एक दफ़ा ऐसा हुआ, दादाजी फजर की नमाज़ के लिए मस्जिद जाते थे तो उनकी आँख खुल गई। उन्होंने ये कहा कि मैं तहज्जुद के टाइम पर ही मस्जिद में चला जाता हूँ, क्योंकि उनको मौलवी साहब ने एक दिन बताया था कि तहज्जुद की नमाज़ के लिए भी अक्सर लोग मस्जिद में आया करते हैं। दादाजी की तकरीबन 3:30 बजे आँख खुली। उन्होंने वज़ू किया, सर्दियों का मौसम था, अपनी चादर ली और वो नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए। हम लोग सब सो रहे थे। दादाजी ने जब वो मस्जिद में गए नमाज़ पढ़ने के लिए तो मस्जिद में पहुँचे तो मस्जिद में मौलवी साहब नहीं थे, मस्जिद बंद थी। दादाजी को बड़ा तज्जुब हुआ कि मुझे मौलवी साहब ने ख़ुद बताया था कि अक्सर लोग तहज्जुद के लिए भी आ जाया करते हैं, तो मैं 3:30 बजे मस्जिद खोल देता हूँ, आप आ जाया करें। लेकिन मस्जिद तो बंद थी। खैर दादाजी ने फिर यही मुनासिब समझा कि मैं वापस चलता हूँ, अब यहाँ पर तो रुकने का कोई जवाज़ नहीं है, मस्जिद बंद है, घर जाकर नमाज़ पढ़ लूँगा। फजर के टाइम जब आऊँगा तो फिर मैं मौलवी साहब से पूछूँगा भी अब खैरियत, आपने मस्जिद क्यों नहीं खोली। जैसे ही दादाजी वहाँ से वापस आने लगे तो वो जो चौक था, उस चौक के कॉर्नर पर एक तंदूर था जहाँ पर दोपहर के टाइम अक्सर लोग रोटियां वगैरह लगवाने जाया करते थे। सर्दियों में वो बंद हो जाता था, गर्मी के मौसम में वहाँ पर बहुत रश होता था। तकरीबन पूरा मोहल्ला और उसके साथ वाले मोहल्ले के लोग भी वहीं पर आकर तो रोटियां लगवा कर जाया करते थे उस तंदूर से। जैसे ही दादाजी उस मस्जिद के पास से, मस्जिद वाली गली से निकलकर उस तंदूर को क्रॉस करने लगे, रात 3:30 बजे का टाइम, दादाजी क्या देखते हैं, वहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी और वो बिल्कुल इसी स्टाइल में बैठी हुई थी जिस तरह से तंदूर वाली जो होती है रोटियां लगाने वाली औरत वो बैठी होती है, बिल्कुल उसी स्टाइल में वो बैठी हुई थी। दादाजी जब पास से गुजरने लगे उन्हें बड़ा तज्जुब हुआ कि 3:30 बजे यहाँ पर कोई औरत क्यों बैठी होगी। उसके हाथ में बहुत ज़्यादा काले रंग की चूड़ियाँ थीं और चूड़ियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, छन छन की, जैसे कांच की चूड़ियाँ होती हैं उनकी आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। दादाजी को थोड़ा सा तज्जुब भी हुआ और तजस्सुस भी हुआ कि ये कौन है जो इतनी रात को यहाँ पर बैठी है, और तंदूर तो ये बंद है क्योंकि सीज़न सर्दियों का है, सर्दियों में तो तंदूर बंद होता है, फिर ये बंद तंदूर पर क्यों बैठी हुई है। अभी वो कहते हैं कि मैं सामने से चलता हुआ आ रहा था और उसको देख रहा था। जैसे मैं उसके करीब आने लगा, बिल्कुल अब ये सामने मेरे तंदूर था, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 कदम हो गए। तो दादाजी कहते हैं मैंने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे मैंने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया, वो जो औरत सामने बैठी थी मुझे नज़र आ रही थी। चौक में लाइट्स लगी हुई थी, काले रंग के कपड़े थे और दुपट्टा उसने इस तरह से लिया हुआ था कि उसका चेहरा भी ढका हुआ था। चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी। वो औरत वहाँ पर गायब हो गई। जब वो गायब हुई, दादाजी बुज़ुर्ग थे, उन्होंने हिम्मत से काम लिया तो वो फ़ौरन से घर की तरफ, वहाँ तंदूर के पास गए ही नहीं, सीधा घर की तरफ आने लगे। अब तंदूर को जब क्रॉस करते थे तो उससे एक गली छोड़कर उससे अगली गली में हम लोगों का घर था। अभी दादाजी कहते हैं कि मैंने तंदूर को क्रॉस किया तो मुझे अपने पीछे से यूँ आवाज़ आने लग गई जिस तरह से कोई उछल रहा है,
किसी चीज़ के उछलने की मुझे आवाज़ आने लगी, बिल्कुल बाकायदा जैसे कोई, और उसका शेडो भी मुझे महसूस हो रहा था। वो कहते हैं कि मैंने चुपचाप चलना शुरू कर दिया और मैंने उसी तरह से मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ता रहा। मैंने दुरूद इब्राहिमी 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा। जब उसने उछलना, और जब वो उछल रही थी तो वो चूड़ियों की आवाज़ बिल्कुल वैसे ही छन छन चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी। दादाजी को पता चल गया कि ये कोई गैबी मखलूक है जो रात के टाइम इस तरह से शरारत कर रही है बंद तंदूर पर बैठकर। तो ये अपना आप इसने मुझे ज़ाहिर किया कि मैं इसके करीब जाऊंगा तो ये मुझे नुकसान पहुंचाएगी। जैसे ही दादाजी कहते हैं, मैंने ऊंची आवाज़ में दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया। मैंने उसे खुद देखा, उसकी हाइट बिल्कुल छोटी थी, जैसे कोई बंदर होता है, बंदर की शेप में वो आ गई। जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल थे उसके, और उसके सर के बाल भी बहुत ज़्यादा लंबे थे। पूरी जिसामत बंदर की तरह थी और जो बाल सर के थे वो इंसानों की तरह लंबे बाल थे। काफ़ी लंबे लंबे बाजू और हाथ थे जिनमें चूड़ियाँ थीं। तो जब मैंने ऊंची आवाज़ में दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया तो वो दादाजी के सामने उछलती हुई, जो हम लोगों के गली के सामने वाली गली थी, उसमें वो भाग गई। दादाजी जल्दी से अपने घर आए, दरवाज़ा खोला, घर आकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। उन्हें बुखार हो गया, बहुत सख्त बुखार हो गया। फजर के टाइम वो मस्जिद में नहीं जा सके क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। उन्होंने घर में ही नमाज़ पढ़ी। 6 बजे जब दादी अम्मा भी जाग गई, सब घर वाले जाग गए, तो दादाजी की इस तरह से तबीयत ख़राब देखकर सब परेशान हो गए कि पता नहीं दादाजी को क्या हुआ है। तो फिर दादाजी ने बताया कि इस तरह से मैं तहज्जुद के टाइम मस्जिद में गया था तो वहाँ ये वाक़या मेरे साथ हुआ। मैंने किसी गैर मरी मखलूक को देख लिया। ज़ोहर तक वो कुछ नॉर्मल हो गए, मेडिसिन भी दी उनको। तो ज़ोहर के टाइम जब दादाजी मस्जिद में दोबारा गए तो मौलवी साहब ने पूछा कि आप फजर के टाइम नहीं आए। तो दादाजी ने उनसे पूछा कि मैं तो तहज्जुद पढ़ने भी आया था लेकिन मस्जिद बंद थी। मौलवी साहब ने ये बताया कि मैं जब भी तहज्जुद के टाइम आ रहा होता हूँ, मैं अकेला होता हूँ, उस टाइम रश नहीं होता। तो जो चौक का तंदूर है वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें निकालती हुई कोई मखलूक बहुत ज़्यादा तंग करती है, रोकती है। मस्जिद तक मेरा पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जब मैं आयतुल कुर्सी और दरूद पाक पढ़ता हूँ तो तब वो पीछे हटती है। 1 से 2 दफ़ा उस मखलूक ने उनके ऊपर हमला करने की भी कोशिश की है, जिस वजह से अब मैं तहज्जुद के टाइम नहीं आता। जब फजर का टाइम होता है तो महल्ले के बहुत से लोग जाग जाते हैं, बहुत से नमाजी जाग जाते हैं। तो मैं अपने गली के जो नमाजी हैं उनके साथ ही मिलकर तो फिर मैं मस्जिद में आ जाता हूँ। फिर दादाजी ने उन्हें ये बताया कि मेरे साथ भी सेम यही मामला हुआ है। मुझे भी रात को वो मखलूक नज़र आई है। उसने मेरे ऊपर हमला नहीं किया लेकिन हमले की कोशिश में वो मेरे पीछे भागी ज़रूर है। लेकिन जैसे मैंने दुरूद पाक पढ़ा तो वो सामने वाली गली में चली गई। बाद में जब पढ़ाई की गई, बाकायदा एक आमिर साहब को बुलाया गया, क्योंकि वो जो इमाम साहब थे उनका ये कहना था कि वो ना तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही वो इसको यहाँ से कहीं भेज सकते हैं। ये कोई मखलूक इस तंदूर के ऊपर वो जैसे काबिज़ हो गई है। बंद जगह थी, खाली जगह थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जली हुई लकड़ियाँ और कोयले थे। तो वो जिन्नात उनको खाने के लिए वो वहाँ से आते थे। बहुत दफ़ा चौकीदार ने भी ये शिकायत की थी कि उसको तंदूर के पास से औरतों की आवाज़ आती है रात के टाइम। लेकिन जब मैं वहाँ पर जाकर देखता हूँ तो मुझे नज़र कोई नहीं आता। 3 से 4 दफ़ा चौकीदार ने रात के टाइम उस बंद तंदूर के पास छोटे छोटे बच्चों को खेलते देखा, जो तंदूर के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। जब चौकीदार ने देखा कि ये कोई इंसानी बच्चे तो लग नहीं रहे, क्योंकि उनकी आंखें स्पार्क कर रही थी जैसे जानवर की आंखें चमकती हैं, बिल्ली की या कुत्ते की आंखें चमकती हैं। उसके बाद चौकीदार ने उस तरफ रात के टाइम जाना ही छोड़ दिया। फिर जब ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, लोग डरना शुरू हो गए, लोगों को खौफ आने लग गया। कोई 9-10 बजे भी अपने घर में से निकलने के लिए तैयार नहीं होता था। इस हद तक लोग डर जाते थे, क्योंकि वो जगह इस हद तक आसेबज़दा हो गई थी कि वो वहाँ से जो अगर कोई गुज़र के भी जाता था उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी, सर भारी हो जाता था, सर में दर्द शुरू हो जाता था। फिर वो जो आमिल आए थे उन्होंने जब पढ़ाई की तो उनका ये कहना था कि ये बंद तंदूर के ऊपर ये शरारती जिन्नात हैं, इनका पूरा ख़ानदान है जिन्होंने यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया, कोयला खाते हैं। वहाँ पर अक्सर उसके पास ही लोग अक्सर जैसे वो बिल्कुल तंदूर के साथ नहीं था, गली का एक पिछला खाली प्लॉट था, वहाँ पर कूड़ा करकट होता था, वहाँ पर ये जिन्नात थे
उसके बाद जब ये तंदूर खाली हुआ तो ये कोयला खाने के लिए इस तंदूर पर आते थे। फिर जब लोगों ने वहाँ से गुज़रना शुरू कर दिया तो इन लोगों ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। बेहतर यही है कि आप लोग रात के टाइम कोशिश करें कि यहाँ से ना ही गुज़रें, क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा असेब ज़दा है। फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अमल करके वहाँ से उन जिन्नात को निकालने की भी कोशिश की, लेकिन वो जो जिन्नात थे उसके बाद भी वो वहाँ से नहीं जाते थे। जब वहाँ पर गर्मियों का मौसम आया तो दोबारा से जैसे वो सीज़नल वो तंदूर वाली जो थी वहाँ पर आकर रहा करती थी, वो एक गांव से आती थी। तो जब गर्मी का मौसम होता था तो वो वहीं पर किसी घर में उसने एक ड्राइंग रूम में वो रहती थी, तो वहाँ पर आ जाया करती थी। उनका काम काज भी कर दिया करती थी और तंदूर पे रोटियां भी लगाया करती थी। जैसे ही उसने वहाँ पर आकर काम करना शुरू किया तो वो कहती थी कि मैं यहाँ पर बैठकर रोटियां नहीं बना सकती। जैसे ही मैं यहाँ पर आकर तंदूर को जलाती हूँ तो मुझे चीखों की आवाज़ें आने लग जाती हैं तंदूर के अंदर से। वो इतनी डरावनी चीखें होती हैं और मेरा सर बहुत भारी हो जाता है, मेरे कंधे इतने भारी हो जाते हैं जैसे मुझे बाकायदा कोई रोकता है कि यहाँ पर काम ना करो। फिर उसके ऊपर एक दफ़ा तंदूर का जो छत होता है वो जैसे ऊपर वो खुश्क पत्ते वगैरह रखे होते हैं, वो भी इसके ऊपर आकर गिरा था, लेकिन वो बच गई थी। फिर वो तंदूर खाली हो गया, बंद हो गया, वो वहाँ से अपने गांव वापस चली गई। इतना उस जगह का खौफ था, इतना उस जगह को लेकर खौफ था कि हम लोग उस जगह को देख भी नहीं सकते थे। ये हम लोगों के अपने मोहल्ले की ये बात थी। दूर से उसके पास से लोग गुजर जाया करते थे, क्योंकि उसकी बैक साइड पर भी खाली प्लॉट था, एक छोटी सी बस दीवार थी सेंटर में। तो ये मेरे दादाजी ने ख़ुद अपनी आंखों से इस मखलूक को देखा है। ये एक स्टोरी थी जो दादाजी ने भी हमें सुनाई और मोहल्ले के बहुत से लोगों ने भी उस मखलूक को देखा था और महसूस भी किया था। बहुत शुक्रिया फ़रिया आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी तस्नीम शेयर कर रही हैं इंडिया सूरत गुजरात से। वो कहती हैं कि मेरे दादाजी ने मुझे एक कहानी सुनाई है। वो ख़ुद भी उस जगह को देख कर आए थे, उस घर को भी देख कर आए थे। उन लोगों के इलाके में किसी दौर में एक घर हुआ करता था, वो गांव का हिस्सा था, डबल स्टोरी पर वो घर होता था। तो उस घर के साथ पानी वाला एक छोटा सा, जैसे नदी तो नहीं कह सकते, जैसे नाला होता है पानी का, वो बह रहा होता था। उस घर में कोई भी रहता नहीं था। जब भी कोई आता था कुछ अरसे के बाद उस घर को छोड़कर लोग चले जाया करते थे। एक दफ़ा एक हस्बैंड वाइफ थे, तो वो लोग बड़ी मुसीबत में थे। उनके ऊपर कुछ ऐसे क्राइसिस आए, कुछ ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम उन लोगों को आए उनकी लाइफ में। उनको वो अपना घर सेल करना पड़ा। तो घर सेल करने के बाद उन लोगों को अर्जेंटली कोई घर चाहिए था। उन्हीं दिनों में उनकी जो मिसेस थी, उनका मिसकैरेज भी हुआ था, तो उन लोगों ने वो घर ले लिया। जैसे वो लोग उस घर में शिफ्ट हुए तो वो जो औरत थी उसको अजीबोगरीब मामलात महसूस होते थे। वो कहती थी कि अगर मैं किचन में काम करती थी तो मुझे अपने कमरे में से आवाज़ें आती थी कि मेरे कमरे में कोई मौजूद है, और अगर मैं कमरे में काम कर रही होती थी तो कमरे का दरवाज़ा ख़ुद ब खुद बंद हो जाता था। और जब कमरे का दरवाज़ा बंद होता था तो मैं उठकर खोलने की कोशिश करती थी तो कमरे का दरवाज़ा खुलता नहीं था, और बाहर से मुझे छोटे छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ आती थी। बच्चों के रोने की आवाज़ ऐसी होती थी जैसे बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनकी आवाज़ होती है। तो वो बहुत ज़्यादा डरती थी। अपने हस्बैंड को भी अक्सर कहती थी कि मुझे इस घर में ठीक नहीं लगता, मुझे इस घर में डर लगता है। मैं जब से इस घर में आई हूँ मेरे साथ अजीबोगरीब वाक़यात होते हैं, कुछ ना कुछ है जो यहाँ पर मुझे डराता है। तो इसके हस्बैंड ने ये कहा कि नहीं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें वहम करने की ज़रूरत नहीं है। उसके हस्बैंड ने काम की तलाश शुरू कर दी, उसको काम मिल गया। तो एक दफ़ा वो लेट हो गया। वो जब उसको गए हुए काफ़ी देर हो गई तो उसके मिसेज़ ने उसको फ़ोन किया, भाई तुम कब आओगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उसने ये कहा कि मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, मैं आ जाऊँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है कि जब मैं अकेली थी घर में तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे घर में कोई भाग दौड़ रहा है, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आता था। तो मैं डर के एक कमरे में ही बैठी रहती थी। अगले दिन जब उसका हस्बैंड ऑफिस चला गया तो उसने कपड़े वगैरह धोए हुए थे तो छत पर बिछाने के लिए गई, तो उसको अपनी छत के ऊपर से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर कोई मीट पड़ा हुआ है, जैसे वो गल सड़ जाता है और इसकी स्मेल आती है। कहती है जब मैंने ऊपर जाकर देखा तो वहाँ पर मुझे
जैसे बिल्कुल पैदाइशी बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, मैंने वो वहाँ पर पड़ा हुआ देखा। उसकी हालत बहुत ज़्यादा अजीब थी। जैसे उसने देखा वो डर गई, वो चीखें मारती हुई नीचे भागी। तो इतनी घबराई हुई थी कि उसको समझ नहीं आ रही थी वो करे क्या। उसने फ़ौरन से अपने हस्बैंड को बुलाया। उसका हस्बैंड जब घर आया, उसने भी वो चीज़ जब आकर देखी तो लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी कि ये सब कैसे मुमकिन है, ये सब कैसे हो गया। फिर उन लोगों ने जब इन्वेस्टिगेशन करवाई, उस जगह के बारे में पता करवाया, तो ये पता चला कि वहाँ पर अक्सर एक औरत आती थी जो ये जिन औरतों के यहाँ औलाद वगैरह का होता था, वो जो दाई होती है वो आती थी, तो वो बच्चों को मार कर उस पानी वाले नाले में बहा दिया करती थी। उस वजह से वो जगह सेफ ज़्यादा होगी। वहाँ पर इतने जिन्नात हो गए, इतने जिन्नात हो गए कि उस घर में कोई इंसान रह सकता ही नहीं था। जब उन लोगों को ये सारी चीज़ें पता चलीं और वो डरावनी आवाज़ें आना, बच्चों के रोने की आवाज़ें आना, किसी का वहाँ से भागना दौड़ना, उसकी मिसेस को हद से ज़्यादा वो मखलूक डराने लग गई। फिर उन लोगों ने वो घर छोड़ दिया। तस्नीम कहती है मेरे दादा अबू ने बाकायदा वो घर देखा भी था। कहते थे कि वो घर देखने में ही इतना डरावना और पुरस्रार था कि उसको देख कर डर लगता था उस घर को। फिर उन लोगों ने फ़ौरन से ही वो घर छोड़ दिया और वो घर हमेशा के लिए वीरान और सुनसान हो गया। ये एक स्टोरी थी जो तस्नीम ने शेयर की। बहुत शुक्रिया तस्नीम आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी अहमद शेयर कर रहे हैं। अहमद कहते हैं मैं मियाँ वाली का रहने वाला हूँ और आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मैंने फ़र्स्ट ईयर में कॉलेज में एडमिशन लिया, तो हम लोगों का जो गवर्नमेंट कॉलेज था वो तकरीबन शहर से हटकर बनता था। आबादी तो थी उस साइड पर भी, लेकिन बहुत कम आबादी थी। तो मुझे जिस रास्ते से गुज़र कर जाना होता था, वहाँ पर रास्ते में एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त आता था। बहुत कदीम और पुराना वो दरख्त था। उस दरख्त को देखकर एहसास होता था कि जैसे ये दरख्त बहुत ज़्यादा पुराना और कदीम है, क्योंकि उसकी जो स्किन थी, उसकी जो छाल थी दरख्त की, वो इतनी अजीब थी, समझ नहीं आती थी कि उस दरख्त को, पता नहीं, वो देख कर ही खौफ सा महसूस होता था। पत्ते इतने बड़े बड़े और उसकी जो शाखें थी वो भी अजीब तरह से थी। यहाँ तक कि उनके ऊपर से वो जैसे वो बाल से लटक रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, वही उसका स्टाइल था सेम। बहुत डर लगता था उसको देखकर। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कॉलेज में छुट्टी के बाद हम सारे दोस्त क्रिकेट मैच खेला करते थे। हम लोग मैच खेल रहे थे तो हम लोगों को काफ़ी देर हो गई। मैं घर बता कर गया था कि मैं आज देर से आऊँगा, क्योंकि हम लोगों का मैच फ़ाइनल था कि हम लोगों ने नेक्स्ट डे मैच खेलना है, क्रिकेट मैच खेलना है। तो जब मैं वापस आने लगा, शाम के तकरीबन 5 बजे का टाइम था। सर्दियों का मौसम था, सर्दियों में वैसे भी शाम जल्दी ढल जाती है। तो मेरा रास्ता ही वो था, मैं वहीं से आया जाया करता था। दिन के टाइम जब मैं आता जाता था सुबह में, तो अक्सर कॉलेज के लोग और बच्चे मुझे नज़र आ जाते थे, लेकिन दोपहर में भी कुछ ना कुछ लोग मुझे नज़र आ जाते थे। लेकिन जब मैं 5 बजे उस साइड से आने लगा, वो जगह बिल्कुल सुनसान थी, हद से ज़्यादा सुनसान और वीरान वो जगह लग रही थी। जब मैं उस दरख्त के पास से गुज़रने लगा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस दरख्त की जो शाखें हैं वो ज़ोर ज़ोर से झूलने लग गई हैं, अजीबोगरीब तरह से झूलने लग गई, जैसे उस दरख्त के ऊपर सिर्फ आंधी आ रही है। उसके सराउंडिंग में और भी दरख्त थे, यानी सामने पता नहीं कौन सी बिल्डिंग थी कोई, उसकी दीवार के उस तरफ भी दरख्त थे, वो हिल भी नहीं रहे थे। लेकिन ये दरख्त इतने ज़ोर ज़ोर से झूल रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया इस दरख्त को। ना चाहते हुए भी मैंने अपना साइकिल रोका और मैं देखने लग गया कि पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं। जैसे मैं अभी उस दरख्त को देख रहा था तो मैंने वहाँ पर उस दरख्त के नीचे बाकायदा मैंने देखा जैसे उस दरख्त के नीचे कोई बैठा हुआ है। अब पता नहीं वो औरत थी, वो मर्द था, मैंने इतने करीब जाकर उसको नहीं देखा। इतना मुझे कंफर्म है कि वो बिल्कुल वो दरख्त के नीचे कोई बैठी हुई थी और उसने एक हाथ से वो शाख पकड़ी हुई थी दरख्त की, एक वो जो नीचे उसके बहुत ज़्यादा लटक रही होती हैं, और उसको वो अपने हाथ से यूं यूं लहरा रही थी और उसके सिर्फ एक हाथ से लहराने से दरख्त इस तरह से झूल रहा था जैसे वो दरख्त अभी टूट कर गिर जाएगा। मैं गौर से देखने लगा कि ये कौन है, कोई औरत है, कोई मर्द है, ये ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। मैंने भी ये इरादा ही किया था कि मैं
साइकिल से उतर कर या साइकिल उस तरफ ले जाकर, तो मैं देखता हूँ ये क्यों ऐसे कर रहा है या कर रही है। जैसे मैं उसके पास जाने लगा, वो इतनी डरावनी आवाज़ में उसने हंसना शुरू कर दिया। जब मैंने वो हंसी की आवाज़ सुनी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसी वक्त वो बाकायदा वो उठकर वो दरख्त से बाहर निकली। काफ़ी ज़्यादा वो दरख्त फैला हुआ था, वो दरख्त से बाहर निकली। औरत थी कोई, वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई पागल, कोई एबनॉर्मल होता है। सर के बाल उड़े हुए, चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना, ना बहुत यंग थी ना बहुत ओल्ड थी, और एक टांग भी ऐसे थी जैसे उसकी एक टांग ख़राब है, सही से चला भी नहीं जा रहा था। इतना उसका डरावना गेटअप था ना कि उसको देखकर मैं डर गया। वो फ़कीर तो कहीं से लग ही नहीं रही थी, और वो इतने डरावने अंदाज में मुझे बुला रही थी कि मेरा दिल इतना ज़ोर से धड़कने लग गया और मैं डर गया। मैंने फ़ौरन से अपना साइकिल पर, मैंने कहा मैं यहाँ से निकलता हूँ। अब जब मैं साइकिल चलाने लगा, मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि मेरा साइकिल उसने पीछे से पकड़ लिया है। मेरे से साइकिल चलाया ही नहीं जा रहा था, उसके पैडल्स मूव ही नहीं हो रहे थे। मैंने फ़ौरन से अल्लाह अकबर कहा और आयतल कुर्सी पढ़ने लग गया। जब मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी तो एकदम से ऐसे लगा मेरा साइकिल किसी ने छोड़ दिया है। मैंने फ़ौरन से अपना साइकिल चलाते चलाते पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो कहाँ गई, वो कौन थी? मैं बहुत डर गया। मैं घर आया तो मैं बहुत घबराया हुआ था। मैंने अपने घर वालों को ये बात बताई तो मुझे मेरी अम्मी ने समझाया कि बरगद के दरख्त के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात होते हैं जिन्नात के, क्योंकि बरगद के दरख्त ऐसे दरख्त हैं जो बहुत कदीम और पुराने होते हैं। इन दरख्तों के बारे में ये तक कहा जाता है कि ये 100 साल भी पुराने होते हैं और ये गिरते नहीं हैं। इनकी जड़ें और ये दरख्त इतने मज़बूत होते हैं कि आंधी तूफ़ान भी आ जाए तो ये गिरते नहीं हैं। फिर इन दरख्तों के ऊपर पुराने दौर के, पुराने वक्तों से जिन्नात आबाद होते हैं, जिस वजह से हो सकता है उस टाइम उसने अपना आप ज़ाहिर किया हो, क्योंकि वो दरख्त का झूलना और उसका डरावना चेहरा मेरे सामने आना, मैं फिर बहुत ज़्यादा डर गया। उसके बाद मुझे काफ़ी दिन डरावने ख्वाब आते रहे, मैं सोया सोया डर जाता था। मैंने फिर उस रास्ते से आना जाना छोड़ दिया। मुझे दूसरी तरफ से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था, लेकिन मैंने उसको प्रेफर कर लिया। मैं दोबारा से उस बरगद वाले रास्ते से नहीं गुज़रा। बहुत मेरा डरावना एक्सपीरियंस रहा है उसको इस तरह से देखना। उसका चेहरा आज भी अगर मुझे याद आता है तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। मुझे लगता है कि जैसे वो कोई चुड़ैल थी, क्योंकि इतना खौफनाक चेहरा किसी का नहीं हो सकता। इतनी अजीब आंखें थीं, सर के बाल ऐसे थे जैसे सदियां गुजर गई हैं, किसी ने वॉश ना किए हों। टांग इतनी अजीब तरह से ख़राब थी। मैंने तो उसके पैरों पर गौर ही नहीं किया, क्योंकि उसका चेहरा ही इतना खौफनाक था, और हाथ ऐसे थे जैसे जले हुए हाथ हैं। फिर मैं कभी उस साइड से नहीं गुज़रा। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जिसे मैं कभी भी नहीं भुला सकता, और ये आज से 9 साल पहले की बात है। ये मेरी स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अहमद आपका। लिसनर, ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinvir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नौशीन वॉइस ऑफिशियल को भी जाकर सब्सक्राइब करें। कुछ लोग पूछ रहे थे आप व्लॉग्स भी बनाती हैं। जी मैं बिल्कुल व्लॉग भी बनाती हूँ। आजकल ज़रा बनाने बंद किए हुए, इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैं नावल वाले चैनल पर थोड़ी बिज़ी थी। हॉरर उर्दू सेंटर को भी जाकर सब्सक्राइब करें। होशरुबा नावल आज मैं पोस्ट नहीं कर सकी, कल ज़रूर पोस्ट करूँगी। मैक्सिमम उसकी 2 एपिसोड और रह गई हैं, और उसके बाद मैं जो नावल लेकर आऊँगी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बहुत हॉरर नावल होगा, उसको भी जाकर, जिन लोगों ने अभी तक हॉरर उर्दू सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें। मीना वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।